साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने संवाददाता सम्मेलन में राजस्थान कांग्रेस सरकार की किसानों के साथ धोखाधड़ी और वादा खिलाफी को किया साझा। कहा कि 2018 में कांग्रेस ने किसानों से कर्ज माफी का वादा कर बनाई थी सरकार। कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं होने के कारण किसान राजस्थान सरकार से हैं खफा। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उर्वरक की उपलब्धता पर की समीक्षा बैठक। शाही ने कहा कि पर्याप्त मात्रा में उर्वरक है उपलब्ध। किसान किसी भी असुविधा से बचने के लिए सीधे अधिकारियों से करे संपर्क। हरियाणा सरकार सब्जियों में बांस स्टैगिंग और लोह स्टैगिंग पर दे रही है 50 से 85% तक अनुदान। किसान बागवानी में स्टैगिंग विधि को अपनाकर कमा सकते हैं अच्छा मुनाफा। आधुनिक युग में खेती में नई नई तकनीकों का किया जा रहा है आविष्कार। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के किसान गेहूं के बजाय ज्वार की करने लगे हैं खेती। किसानों ने बताया कि गेहूं के मुकाबले ज्वार की खेती है अधिक लाभप्रद। किसानों का सिंचाई पर लगने वाला खर्च भी हो जाता है कम, अधिक होता है लाभ। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने मंगलवार को राजस्थान की कांग्रेस सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ प्रदेश भाजपा की ओर से आयोजित जन आक्रोश यात्रा के तहत बालोतरा में भाजपा पद अधिकारियों कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में भाग लिया। बैठक एवं संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा जनता के प्रति किए जा रहे खिलवाड़ एवं अत्याचारों की जानकारी साझा की और साथ ही किसान विरोधी कांग्रेस सरकार की किसानों के साथ धोखाधड़ी एवं वादा खिलाफी के तथ्यों को साझा किया। केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि 2018 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा किए गए जिन हवाई वादों के सहारे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उसका एक भी वादा पूरा नहीं किया गया है। कर्ज माफी का वादा पूरा नहीं होने के कारण किसान तथा बेरोजगारी चरम पर होने के कारण युवा वर्ग गहलोत सरकार के खिलाफ है। मोदी सरकार ने राष्ट्रहित एवं जनहित में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी क्रांतिकारी योजनाओं से विकास को अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंचाने का काम किया है। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने उर्वरक की उपलब्धता के संबंध में समीक्षा बैठक की। शाही ने कहा कि रबी 2022 में बोई जाने वाली फसल में डीएपी उर्वरक का प्रयोग किए जाने के लिए 12,500 मैट्रिक टन लक्ष्य के सापेक्ष उपलब्ध डीएपी उर्वरक 13,142 मैट्रिक टन, एनपीके उर्वरक 1,134 मैट्रिक टन एवं सिंगल सुपर फॉस्फेट उर्वरक 218 मैट्रिक टन लखनऊ के बिक्री केंद्रों पर उपलब्ध कराकर वितरित किया जा रहा है। जनपद में इफ्को डीएपी उर्वरक की एक रैक 3,648 मैट्रिक टन की सहकारिता व समितियों से वितरण हेतु प्राप्त हो रही है और इसके साथ ही जनपद लखनऊ में उर्वरक की मांग को देखते हुए जनपद उन्नाव से इफ्को डीएपी 1,000 मैट्रिक टन, जनपद रायबरेली से इफ्को डीएपी 350 मैट्रिक टन तथा एनपीके 150 मैट्रिक टन, हरदोई से इफ्को डीएपी 100 मैट्रिक टन का अतिरिक्त आवंटन किया है। कृषि मंत्री ने कृषकों को आश्वस्त किया है कि जनपद में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, यूरिया, डीएपी, एनपीके एवं एमओपी की कोई कमी साधन सहकारी समितियों एवं अन्य बिक्री केंद्रों पर नहीं है। सभी उर्वरक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। कृषक बंधु अपनी उर्वरक वहां पर जाकर हासिल कर सकते हैं।
आगे बढ़ते हैं, जहां आधुनिक युग में खेती में नई नई तकनीकों का आविष्कार किया जा रहा है। किसान बागवानी में स्टैकिंग विधि का प्रयोग कर अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। सब्जियों की खेती में स्टैकिंग ऐसी विधि है जिससे किसान लखपति बन सकते हैं। किसानों का उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने आह्वान किया है कि हरियाणा सरकार द्वारा सब्जियों में बांस स्टैकिंग व लॉ स्टैकिंग का प्रयोग करने के लिए सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% और एससी श्रेणी के किसानों को 85% तक अनुदान प्रदान किया जा रहा है। उपायुक्त ने बताया है कि योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को बागवानी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आधुनिक युग में खेती में नई नई तकनीकों के उभर कर सामने आ रही हैं और इससे किसानों को ढेरों फायदे पहुंच रहे हैं। सब्जियों की खेती में स्टैकिंग ऐसी ही एक विधि का नाम है और जिसे अपनाकर किसान अच्छा लाभ कमा सकते हैं। उन्होंने बताया है कि नई नई तकनीकों से खेती करने का सबसे बड़ा फायदा होता है कि इससे ढेर सारी जानकारियां मिलती हैं और साथ ही साथ फसलों की पैदावार भी अधिक होती है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के किसान गेहूं के बजाय ज्वार की खेती में अधिक रुचि ले रहे हैं। किसानों का मानना है कि गेहूं के मुकाबले ज्वार की खेती अधिक लाभप्रद है क्योंकि इसमें पानी कम लगता है। इस कारण किसानों का सिंचाई पर लगने वाला खर्च भी कम हो जाता है और उन्हें अधिक लाभ होता है। सबसे अच्छी बात यह है कि लागत तो सेम है, लागत में ऐसा कोई अंतर नहीं आता है, लेकिन इसमें जो सिंचाई गेहूं की फसल में हमको लगभग 5 से 6 सिंचाई देना होती है। 5 से 6 पानी जब तक नहीं गेहूं को मिल पाएंगे तब तक उसका उत्पादन भरपूर हम नहीं ले पाते हैं। जौ एक ऐसी फसल है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 पानी की आवश्यकता होती है और इसमें जौ हमारा अच्छा उत्पादन देता है। यदि किसान जौ की खेती के लिए जा रहे हैं तो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि उसका रेट अपने को गेहूं की जो दाम है उससे अच्छा मिलता है। साथ में जो है पानी अपने को 2 ही पानी लगाना है, तो किसान को यदि उसके पास पानी की उपलब्धता कम है तो जौ की खेती उसके लिए लाभदायक हो सकती है। ज़्यादा लागत भी है और गेहूं में ज़्यादा सोसाइटी में ले जाओ, कहूँ कहीं ले जाओ और जब आया सो के अपने घर से भी चलो जाओ और तेज भी बिकता है और इसमें लागत भी कम पड़ती है। पानी भी एक देने पड़ता, कम देने पड़ा और पैदावार ज़्यादा हो। कितनी किसान कर रहा है ज़्यादा गाँव के? ऐसे 50 किसान भी कर रहे ज़्यादा, 50 में 10 ही ने आदमी ने कई खेती गेहूं की नहीं तो जवा की खेती। जवा में लागत कम है और लागत कम है, पानी कम लगता है और गेहूं वगैरह में सोसाइटी ले जाने, दुनिया की चक्कर काटने, पैसा है आ रहा है नहीं आ रहा है, जी अपने घर से तुल जात और फौसटे हो जात। इसे जवा की खेती ज़्यादा कर रहे और गेहूं तो खेवी भर के लाने बह रहे और उनमें लाभ ही नहीं है, पानी नहीं है, पानी के संग लगत ज़्यादा लग रही और पानी दूसरे से ले रहे सो आधे उगे चाने, इसे अपने एक कम पानी लगता है, 2 ज़्यादा से लोग जवाब हो गए। इसे जवाब है जवा की खेती 99% जवा की खेती हो रही। आगे बढ़ते हैं, जहां केंद्र सरकार के ई मार्केट प्लेस जैम पोर्टल ने 1 लाख करोड़ रुपए के मूल्य के खरीद का आंकड़ा पार कर लिया है और इससे भारत सरकार को 10 से 15% की बचत हुई है। इस विषय पर जैम के मुख्य कार्यपालक अधिकारी PK सिंह से बात की हमारे संवाददाता OP यादव ने। डिजिटल सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार लगातार काम कर रही है और इसी का बेहतरीन उदाहरण है जिम पोर्टल। अभी हमारे साथ जिम पोर्टल के CEO PK सिंह मौजूद है। आइए बात करते हैं, देश में स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की अवधारणा को मजबूती प्रदान करने में जिम पोर्टल कितना महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। सर, प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं वो डिजिटल सेवाओं का जो विस्तार है स्वच्छ और पारदर्शी प्रशासन की संकल्पना का एक बेहतरीन उदाहरण है। आप क्या कहेंगे जिम पोर्टल के संदर्भ में बात करें तो? स्वच्छ पारदर्शी के अलावा मैं कहूँगा समावेशी भी, मतलब हम बोलते हैं इंक्लूसिव, ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट। अगर हमारी ग्रोथ देखें आप तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि आज 4 बजे शाम को हमने इस वित्तीय वर्ष में 1 लाख करोड़ का व्यवसाय का टारगेट कंप्लीट कर लिया है और जिस रेट से हम जा रहे हैं वो काफ़ी इंकरेजिंग है। हो सकता है हम इस साल 1.5 लाख का रखा था, उससे बहुत ज़्यादा अचीव कर पाएँ इस एक वित्तीय वर्ष में। करीब इस पोर्टल पे 1.3 करोड़ ट्रांजैक्शंस, 1.3 करोड़ ट्रांजैक्शन अब तक हो चुके हैं जिनकी वैल्यू करीब 3 लाख करोड़ है।
सर अगर बात करें प्राइवेट जो डिजिटल सर्विसेज प्रदान करने वाली बहुत सारी कंपनियां, उनसे हमारा ये प्लेटफॉर्म किस तरह बेहतर है? जेम पोर्टल माननीय प्रधानमंत्री के विजन से स्टार्ट हुआ था करीब 6 साल पहले, तो हमारी जर्नी बहुत ही शॉर्ट रही है। बट अगर हम सिर्फ आंकड़ों में बात करें, नंबर्स में कितने लोग इसमें बाइंग सेलिंग करते हैं और कितने ट्रांजैक्शंस होते हैं पर डे, तो हम वर्ल्ड में बिगेस्ट है। अगर अपने देश में देखें तो जो कि हमारा कंपैरिजन नहीं होता है बिकॉज हम गवर्नमेंट को केटर करते हैं, बट अगर लास्ट ईयर के आंकड़े देखें तो हमने करीब $14 बिलियन का व्यवसाय किया था और बाकी जो बड़े दो हैं उन्होंने 17 और 23 किए थे। तो इस साल हम वो 17 और 23 को अच्छे से क्रॉस कर जाएंगे। अगर बात करें सर राज्यों की, कौन कौन से राज्यों में इसका ग्रोथ बढ़ रही है और कौन कौन से जो उत्पाद है, कौन कौन सी जो सर्विसेज है उनमें ज़्यादा रुझान बढ़ रहा है? देखिए, राज्यों में बहुत ही कड़ी प्रतिस्पर्धा है। अगर देखें तो नंबर 1 नंबर 2 रोज़ के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, लेकिन आज का आंकड़ा देखें तो राज्यों में सबसे आगे गुजरात राज्य है, फॉलोड बाय उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पे महाराष्ट्र है, चौथे पे मध्य प्रदेश है। तो ये 4 स्टेट कंसिस्टेंटली compete करते हैं। तो जेम पोर्टल के CEO पीके सिंह, जिनका मानना है कि जेम पोर्टल न केवल डिजिटल सर्विसेज को बढ़ावा देकर ग्राम स्तर पर, पंचायत से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर स्वच्छ, पारदर्शी और समावेशी प्रशासन का मजबूत प्रतीक बन रहा है, बल्कि राष्ट्र विकास को गति देने का महत्वपूर्ण जरिया भी बन रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ मैं OP यादव, DD न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में प्रशासन के जरिए लंपी वायरस से संबंधित प्रतिबंधों को हटा लिए जाने के बाद मवेशी बाजार अब खुल गए हैं। मवेशी बाजार पशुओं की पर्याप्त लंपी टीकाकरण के बाद खोले गए हैं। बाजार खुल जाने से पशुपालक बहुत खुश हैं और सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। लंपी वायरस के को देखते हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ज्यादा था, लेकिन हम लोग इसको ये करने के लिए, इधर भी कंट्रोल करने के लिए पहले पट्टी बना दी गई थी और यहाँ भी लगभग 2,30,000 लंपी का टीका लग चुका है। और इस समय जो है मैंने कहीं से भी जहाँ जो अफेक्टेड एरिया था वहाँ से भी केसेज बहुत कम आ रहे हैं और यहाँ तो बिल्कुल न तो थे और न तो हैं। इस लंपी डिजीज को देखते हुए सावधानी के तौर पर बाजार वगैरह जहाँ पर लोग व्यापार वगैरह करते हैं उसको बंद करा दिया गया था। अब चूंकि ये बीमारी काफ़ी नियंत्रण में है और फिर इसके लिए फिर शासन स्तर पर निर्णय लिया गया है कि अब बाजार को खोल दिया जाए और उसी क्रम में बाजार आज से लागू चल रहा है। संपूर्ण टीकाकरण हो गया, उसके बाद बाजार को प्रशासन के अनुमति से दोबारा खोल दिया गया है। इसके लिए जो भी हमारे व्यापारी है उनमें बड़ा खुशी और हर्ष है। प्रशासन खोल दिया है तो बहुत खुशी है व्यापारियों में। व्यापारी इतने खुश हैं कि फिर से वो अपने जो है व्यवसाय से जुड़ रहे हैं और सबसे ज़्यादा हम सरकार को धन्यवाद देंगे कि बहुत सही समय पर लंपी बीमारी का जो है इलाज करके और बीमारी को रोक लिया। नहीं तो पश्चिम में बहुत तगड़ा जो है बीमारी थी, वो पूर्वांचल में नहीं आ पाया। पूर्वांचल के व्यापारी इससे वंचित रह गए और वो सरकार की सूझबूझ की देन है। दिक्कतें आ रही थी, पशुओं पे बीमारी थी, सरकार ने इसलिए रोक लगा रखी थी और सरकार ने बहुत ही अच्छा किया। अब ये है इस पे सब कंट्रोल कर लिया है, उसकी वजह से सरकार की तरफ से आदेश हो गए हैं। जब ये बाजार चालू हो गई है, जब हम लोग आना चालू हुए हैं। किसान लोग भी बहुत परेशान थे, गाय मवेशी नहीं मिल रही थी उन लोगों को। उनका दूध से व्यापार चलता है, दूध बेचते डेयरी पे, हम उनको जानवर देते ले जाकर। मतलब किसान भी बहुत परेशान थे, व्यापारी भी बहुत परेशान थे। लोग यहीं इसी बाजार से जिंदे हैं हम लोग। और गरीबों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार कई योजनाएं चला रही है और ऐसी ही एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। झारखंड के आकांक्षी जिला गिरिडीह में सैकड़ों परिवार इस योजना से लाभ लेकर अपनी जिंदगी में बदलाव महसूस कर रहे हैं। पेश है जमीनी हकीकत से जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट। ये बदलती तस्वीर है झारखंड के आकांक्षी जिले गिरिडीह की, जहां कच्चे घरों में रहने वाले इन गरीबों ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनके पास अपना पक्का घर होगा। लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण आज उनके पक्के घर का सपना साकार हो गया है। मिट्टी के घर में रहने वाले इन गरीबों को सरकारी आवास का लाभ मिलने के कारण आज वो बेहद खुश है। लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें घर के साथ साथ कई अन्य सौगात भी दी है। हम लोग का घर मिट्टी का था, बारिश वगैरह में बहुत दिक्कत होती थी रहने में, पानी सारे घर में चलते, तो सरकार हम लोग को मदद किए तो थोड़ा हिम्मत हुआ, हम लोग भी कुछ अपना
पैसे वगैरह मिला के इस घर को तैयार किए हैं। गरीबी के चलते पक्का मकान इन परिवारों के लिए सपना भर था। लोगों का कहना है कि पहले वे मिट्टी के घर में रहते थे। उन्होंने बहुत तकलीफ से कच्चे मकान में रहकर बाल बच्चों को पाला है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पक्का मकान देकर गरीबों की जिंदगी में उजाला लाने का काम किया है। पानी तानी चुएलो बड़ी मुश्किल से बाल बच्चा पोस लियो, लेकिन सरकार दल को कॉलोनी में बड़ी खुशी हो और हम सरकार के धन्यवाद दियो कि खुश रहे और हम लोग ही खुश रखे। के साथ में शौचालय भी मिलल है और साथ में गैस भी मिलल है, स्मार्ट कार्ड भी मिलल है, राशन कार्ड भी मिलल है, राशन भी मिल रहा है। सरकार के धन्यवाद है, सब चीज से पूरा करें। 6000 की आबादी वाले इस इलाके में 200 गरीब परिवारों को पक्का मकान मिल गया है और 150 परिवारों के आवास निर्माणाधीन है। प्रशासन द्वारा कोशिश की जा रही है कि यहाँ कोई बेघर न रहे। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है सो 200 बन चुका है और लगभग 150 कार्य प्रगति पर है, जल्द ही पूर्ण हो जाएगा। गिरिडीह जैसे आकांक्षी जिले को योजनाओं की सौगात मिलने से लोगों की जिंदगी आसान हुई है। लोगों के जीने का तरीका बदल गया है। प्रदेश का आकांक्षी जिला होने के चलते यहाँ योजनाओं को और बेहतर तरीके से क्रियान्वित करने के लिए प्रशासन भी पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात करते हैं मंडी भाव की और देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को चने के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 28 नवंबर को चने की खरीद 4,350 रुपए पर हुई, जो 29 नवंबर को 175 रुपए की तेजी के बाद 4,525 रुपए क्विंटल हो गया। राज्य की मांगरोल मंडी में 28 नवंबर को चने का भाव रहा 4,450 रुपए, जो 29 नवंबर को 100 रुपए चढ़कर 4,550 रुपए क्विंटल हो गया। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 28 नवंबर को चने का भाव 5,560 रुपए क्विंटल रहा। 29 नवंबर को 10 रुपए की मामूली कमजोरी आई और भाव 5,550 रुपए रह गया। वहीं उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में दोनों दिन चने के भाव स्थिर रहे। यहाँ 28 और 29 नवंबर को चना 5,700 रुपए क्विंटल पर टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,37,50,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वही बात कुल दलहन की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,76,90,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। कृषि उपज मंडियों में मंगलवार को लहसुन का मिला जुला कारोबार रहा। एगमार्क नेट के मुताबिक पंजाब की जलालाबाद मंडी में 28 नवंबर को लहसुन का भाव 2,000 रुपए था। 29 नवंबर को इसमें 200 रुपए की तेजी आई और भाव 2,200 रुपए क्विंटल हो गया। राजस्थान की कोटा मंडी में 100 रुपए की कमी दर्ज की गई। यहाँ 28 नवंबर को लहसुन का भाव था 2,900 रुपए क्विंटल, जो कि 29 नवंबर को 2,800 रुपए रह गया। वहीं गुजरात की राजकोट मंडी में इस दौरान लहसुन में मामूली कमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 28 नवंबर को लहसुन का भाव 710 रुपए क्विंटल था। 29 नवंबर को इसके सौदे 5 रुपए गिरकर 705 रुपए रह गए। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर मंडी में स्थिरता के साथ कारोबार हुआ। 28 नवंबर को यहाँ लहसुन का भाव रहा 3,560 रुपए, जो 29 नवंबर को भी 3,560 रुपए क्विंटल पर ही टिका रहा। इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान लहसुन की पैदावार में 20% की बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन के अनुसार लहसुन की पैदावार साल 2021-22 में 32,77,000 टन हो सकती है,
जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 31,90,000 टन रही थी। बता दें कि साल 2021-22 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों में कहा गया है कि साल 2021-22 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात 4,538 टन बढ़कर 22,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन का निर्यात 17,643 टन रहा था। और अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश के धान की पकी फसलों की जल्द से जल्द कटाई और मड़ाई कर लें। साथ ही धूप में सुखाकर इनका सुरक्षित भंडारण भी कर लें। उत्तर प्रदेश में गेहूं की अलग अलग किस्मों की बुआई की जा सकती है। उत्तर प्रदेश में चना, मटर और सरसों की बुआई शुरू की जा सकती है। यहाँ के किसान प्याज के खेतों से खरपतवार हटा दें। इस मौसम में दीमक मिर्च की फसल को नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव करें। यहाँ इस मौसम में बैंगन और फूल गोभी की रोपाई कर लें। साथ ही लीची, आम, अमरूद, नींबू, अंगूर, बेर और पपीते के बागों की समय समय पर सिंचाई करते रहें। यहाँ गन्ने की बुआई 20 नवंबर से पहले कर लें, क्योंकि इसके बाद तापमान और कम हो जाएगा। साथ ही गन्ने की निराई बुआई के 25 से 30 दिन बाद 15 दिन के अंतराल पर गन्ने की फसल की सिंचाई करते रहें। उत्तराखंड के किसान मूली जैसी फसलों की निराई गुड़ाई कर लें। साथ ही राई, धनिया, मेथी और गाजर की जरूरत के हिसाब से सिंचाई कर लें। यहाँ इस मौसम में सेब के नए बाग लगाए जा सकते हैं। साथ ही उत्तराखंड के किसान गेहूं की उन्नत किस्मों की बुआई कर सकते हैं। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। उत्तराखंड में फूल गोभी की फसल में पत्ती धब्बा रोग को रोकने के लिए जरूरी दवाएं छिड़कें। उत्तराखंड के यूएस नगर में गन्ने की बिजाई के 25 या 30 दिन बाद निराई गुड़ाई कर दें और 30 या 40 दिन बाद सिंचाई करें। उत्तराखंड के नैनीताल में अरहर की पकी हुई फसल की कटाई कर लें और अच्छी तरह सुखाने के बाद दानों को कूट कर अलग कर लें। नैनीताल के सरसों के किसान हल्की सिंचाई करें। नैनीताल में टमाटर की ऊपरी पत्तियों के सिकुड़ने या चितकबरे से संक्रमित होने पर ऐसे पौधों को हटाकर नष्ट कर दें। इस रोग के नियंत्रण के लिए सर्वांगी कीटनाशक का छिड़काव करें। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़कर जला दें। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें।
और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डाल लेते हैं खास खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ में आशा कार्यकर्ताओं, महिला खिलाड़ियों और छात्रों के साथ बातचीत की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, हमें महिलाओं को कमजोर नहीं समझना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को इस महीने प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में शामिल विषयों पर आयोजित मन की बात क्विज में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नमो ऐप लॉग करके 10 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ये क्विज 11 दिसंबर तक चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर भारत के फिलिस्तीनी सरोकार के लिए अटूट समर्थन को दोहराया है। रक्षा मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने अहमदाबाद में एक प्रेस वार्ता के दौरान पीएम मोदी के नेतृत्व में किए गए सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि सुधारों को लागू करते वक्त सरकार ने कभी भी राजनीतिक नफा नुकसान की चिंता नहीं की। नेशनल डिफेंस एकेडमी के 143वें कोर्स की पासिंग आउट परेड पुणे के खड़कवासला में आयोजित हुई। इस दौरान नौसेना स्टाफ के प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने परेड का निरीक्षण किया। एनडीए की पासिंग आउट परेड अकादमी में 3 साल के लंबे और कठिन प्रशिक्षण की प्रकाशता का प्रतीक है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बड़ा सड़क हादसा हो गया है। बुधवार की सुबह बहराइच के जरवल क्षेत्र में ट्रक और बस की टक्कर हो गई और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई और 15 घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत गंभीर बताई जा रही है और सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता हरदीप सिंह पुरी ने बीजेपी की प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि पीएम उदय योजना के तहत 50 लाख नागरिकों को लाभ मिलेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने ESC-STPI राष्ट्रीय स्तर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज डिफेंस में कम से कम 7 या 8 हजार ऐसे स्टार्टअप जुड़े हैं जो कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को मास्टर करके जो समाधान दुनिया में 100 पर होते थे उसे आज 10 रुपए पर ले आए हैं। और किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।